पहचानना है तुम्हें क्या है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बिल्कुल ये जो दिया गया है ये एक झोला है, थैला। ये टीपीएन, ये टीपीएन। टीपीएन बोले तो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। ये क्या है? टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। ठीक है, मुंह से मत दे देना, है कि नहीं। एंट्रल नहीं है, पेरेंट्रल रूट से देना है। क्लियर है डियर? पीएन पीएन बोले तो पेरेंटल न्यूट्रिशन। बात को अगले 10-15 मिनट या आधे घंटे मेरे ध्यान से सुनना। नाम क्या देखने को मिलता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? पेरेंटल न्यूट्रिशन। प्यारे दोस्तों, सबसे पहली बात करूं कि पेरेंटल न्यूट्रिशन क्यों ही देते हैं, तो जो एंट्रल न्यूट्रिशन नहीं ले सकता, एलिमेंट्री कैनाल का मतलब ये खाने की नली से जो व्यक्ति खाना नहीं खा पाता, उस व्यक्ति को अपन पेरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं। याद रखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि पेरेंटल न्यूट्रिशन का इंडिकेशन क्या देखने को मिलता है, तो कोई भी मरीज जिसके शुरू करते हैं, देखो रटने बिना वाली कंडीशन को, अगर किसी भी व्यक्ति के ओरल सर्जरी हो गई, ठीक है, ओरल कैंसर हो गया, ठीक है सर, ओरल सर्जरी हो गई, ओरल कैंसर हो गया, ईसोफेगस, अरे मरीज के ईसोफेजियल कैंसर हो गया, ईसोफेजियल सर्जरी है, ईसोफेजियल कैंसर है, ध्यान रखिएगा। या मरीज को क्या देखने को मिलता है? पेनक्रियाटाइटिस देखने को मिला। या प्यारे दोस्तों, किसी भी मरीज को क्या देखने को मिल गया? गैस्ट्रिक कैंसर देखने को मिल गया। क्या देखने को मिलता है? गैस्ट्रिक कैंसर देखने को मिल गया। या कोई गैस्ट्रिक सर्जरी हुई, या मरीज को कोई सीवियर एचआईवी है, एड्स है, या कैंसर की एंड स्टेज है कि वो खा नहीं पाता है, या कैंसर की एंड स्टेज देखने को मिलती है। इन तमाम मरीजों के लिए अपनी तरफ से जो जवाब निकल के आता है वो आता है पीएन। व्हाट इज इंडिकेशन ऑफ पेरेंटल न्यूट्रिशन? अभी मैं टीपीएन की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं पीएन की। पीएन कब दोगे? ओरल सर्जरी। भाई मुंह में कोई ऑपरेशन कर दिया, अब खाना पीना होगा नहीं होगा, तो अपन टीपीएन दे सकते हैं। अगर ओरल कैंसर है तो भी मामला, ईसोफेजियल कैंसर सर्जरी, पेनक्रेटाइटिस, गैस्ट्रिक कैंसर, गैस्ट्रिक सर्जरी, या एचआईवी, एड्स कैंसर, या एंड स्टेज। एंड स्टेज की कोई जीआईटी से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो सकता है, एनी एंड स्टेज डिसऑर्डर ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिनके अंदर अपन मरीज को कुछ नहीं दे रहे। अब कुछ नहीं देगा तो मरीज मर जाएगा, तो अपने को उस मरीज को न्यूट्रिशन कैसे देना है? पेरेंट्रल। पेरेंट्रल का मतलब होता है अपन मरीज को वस्कुलर तरीके से, बोले तो वेन, हाँ लार्ज वेन के थ्रू क्या करेंगे? मरीज को देंगे। तो ये तो चीज क्लियर हो गई। हाँ, अब अगर बात करते हैं कि ये जो पीएन होता है ये दो प्रकार का है, एक होता है पीपीएन और एक होता है टीपीएन। एक होता है टीपीएन जिसको बोला जाता है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, और एक नाम होता है जिसको बोला जाता है पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन। एक है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन और दूसरा है पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन। अब टोटल का मतलब न्यूट्रिशन में जितनी चीजें चाहिए सारी दे दो, ताकि एक चीज भी में कमी नहीं देखने को मिले कि मेरे को ये नहीं मिला। अब हमें चाहिए क्या? हमें तो दाल चाहिए। दाल कौन सी? अरे मूंग वाली नहीं, अरे दाल बोले तो डेक्स्ट्रोज, एनर्जी के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए एमाइनो एसिड, ठीक है, और खाने के डाइजेशन के लिए, अरे बॉडी के सेल वॉल बनाने के लिए लिपिड। तो डेक्स्ट्रोज यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, तीनों चीजें अगर मरीज को देते हो तो वो चीज कहलाती है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। तो वो चीज क्या कहलाएगी? टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। लेकिन अगर आपका मरीज डायबिटीज जैसी कंडीशन से सफर कर रहा है, डायबिटीज से सफर कर रहा है, तुमने डेक्स्ट्रोज दे दी तो लंका लगा दोगे। तो ध्यान रखिएगा, अब अगर आपका मरीज इफ डायबिटिक, इफ पेशेंट डाइएम, तो उसमें से क्या लगा दो उसको? तो सर दाल में से आल दे दो, तो उसको दाल में से क्या दे दो? आल दे दो। वहीं पे अगर किडनी फेलियर का मरीज है, चलो मैं इतना बड़ा न लिख करके इसमें लिख देता हूं आल। वहीं पे मान लो पेशेंट है सीकेडी का, अब सीकेडी के मरीज को प्रोटीन दे दोगे तो लंका लगा दोगे, तो इसको क्या दे दो? डीएल दे दो, यानी डेक्स्ट्रोज और लिपिड दे दो। अगर कोई भी मरीज है जो पेनक्रेटाइटिस का देखने को मिल रहा है, पेनक्रेटाइटिस का,
अब पेनक्रेटाइटिस का मरीज है तो इसको आप क्या दोगे प्यारे दोस्तों, सर हम इसको डा दे देंगे, डेक्स्ट्रोजन एमाइनो एसिड। यानी जो जो चीजें हटानी है वो हटाते जाओ, हटा सावन की घटा और ध्यान को इधर पटा। ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें से डेक्स्ट्रोज को हटा दिया, इसमें प्रोटीन हटा दी, इसमें लिपिड हटा दिया, तो कुछ भी हटा के दोगे तीनों चीजों में से उसको बोलते हैं पेरेंट्रल, पार्शियल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन। पार्शियल का मतलब कुछ और पेरेंट्रल का मतलब मरीज की लार। अब नेक्स्ट क्या होता है कि नॉर्मल जितना भी फ्लूइड होता है, अपन ने दो प्रकार से फ्लूइड पढ़े, एक तो क्रिस्टेलोइड और दूसरा कोलोइड। दो पॉइंट पे लाता हूं कि पॉइंट एक तो हो गया पार्शियल और एक हो गया टोटल। अब ये जितना अपन ने फ्लूइड पढ़े हैं, कुछ फ्लूइड होते हैं क्रिस्टेलोइड। क्रिस्टेलोइड का मतलब हो गया NSA, RLA, डेक्स्ट्रोज, ये जितने भी फ्लूइड अपन पढ़ रहे हैं ये क्रिस्टेलोइड है। नॉर्मल सलाइन है, स्टेराइल वाटर है, जी हाँ सर। इसके अलावा कुछ सॉल्यूशन होते हैं कोलोइड। कोलोइड थोड़े बड़े सॉल्यूशन होते हैं। कोलोइड का मतलब देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों की जैसे कि एमेक्सील है, जैसे कि गैलोफॉर्म है, जैसे कि डेक्सटान है, ये होते हैं कोलोइड। तो कुल मिलाकर के ये जो टीपीएन होता है प्यारे दोस्तों, ये टीपीएन एक हेवी कलर का फ्लूइड होता है। हाँ, जो थिक फ्लूइड होता है इसलिए इसको हमेशा दिया जाता है लार्ज वेन से। ये कैसा पॉइंट देखने को मिलेगा, ये आपका कैसा फ्लूइड है तो थिक है, और थिक है तो कैसे दोगे, लार्ज वेन से दिया जाता है। कैसे दोगे, लार्ज वेन। अब लार्ज वेन के लिए आप क्या काम में लोगे, सर हम काम में लेंगे सेंट्रल लाइन। अगर आपको 6 वीक तक ही इसको देना है तो दे दो सेंट्रल लाइन से। तो कैसे दे दो, सेंट्रल लाइन से। अब सेंट्रल लाइन के रूट आपके पास में एक तो आएगा इंटरनल जुगुलार वेन और दूसरा आपके सामने आएगा सब क्लेवियन वेन। दूसरा आएगा सब क्लेवियन वेन। तो या तो इंटरनल जुगुलार से दे दो या सब क्लेवियन से दे दो सेंट्रल लाइन। कितने हफ्ते तक, 6 हफ्ते तक। ठीक है, यहां से लगा दो क्योंकि सॉल्यूशन ठीक है तो छोटी वेन से जाएगा नहीं। ठीक है, अगर 6 हफ्ते से ज्यादा दे रहे हो तो अब आपको पता है ये नियर बाई हर्ट पहुंच रही है। अरे ये कहां पहुंच रही है सर, ये नियर बाई हर्ट पहुंच रही है। नियर बाई हर्ट तो अगर इन्फेक्शन हो गया तो लंका लगा देगा। तो अगर 6 हफ्ते से ज्यादा हो तो आप इस मरीज में डालो PICC लाइन। अगर 6 हफ्ते से ज्यादा है तो लाइन कौन सी डालो, PICC बोले तो पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल लाइन कैथेटर। सेंट्रल लाइन कैथेटर के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, जो आप मरीज के कहां लगा दोगे, ब्रेकियोसिफिलिक एरिया में लगा दोगे। समझ में आ गया? तो ये PICC डाल दो, 6 हफ्ते के बाद डालना है। अब नेक्स्ट ये जब बड़ी वेन में डाल रहे हो तो इनमें ब्लड भी होगा। हाँ सर, इनमें ब्लड है तो खून जम भी सकता है नोच में। हाँ, तो इसको टाइम टाइम के साथ रेगुलरिटी शिफ्ट के साथ हिपेरिन फ्लस देना है। क्या देना है, हिपेरिन का फ्लस। अब हिपेरिन का फ्लस दोगे तो आपको यह भी चीज याद करना है कि मरीज में ब्लीडिंग हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, एक तो अब इसकी क्लीनिंग बराबर करनी है। क्लीनिंग करने का तरीका क्या होगा, स्टरलिटी मेंटेन करो, स्टरलिटी। उसके साथ क्लीनिंग कैसे करोगे, इनर टू आउटर किया जाता है। ठीक है सर, इनर टू आउटर। और कब करो, हर 8 घंटे से। हर 8 घंटे से एवरी शिफ्ट आपको इसकी क्लीनिंग करनी है। ओके गुरुदेव। नेक्स्ट, इनके ऊपर जो ड्रेसिंग होती है उस ड्रेसिंग का नाम है टेगाड्रम। कैसी ड्रेसिंग लगाओगे, टेगाड्रम। टेगाड्रम एक क्लियर ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग होती है जिसके नीचे से हमें दिखता है कि जो मरीज की स्किन में आपने जो टनल बनाया उस टनल के आसपास में कोई रेडनेस, कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज, कोई ब्लडी डिस्चार्ज तो नहीं है, यानी इन्फेक्शन को अर्ली कंडीशन में। वरना अगर आप उसके ऊपर डायनाप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट लगा दोगे, अगर डायनाप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट लगा दोगे यानी भूरे कलर की ड्रेसिंग लगा दोगे तो पता ही नहीं चलेगा अंदर क्या है। तो आपको क्लियर ड्रेसिंग लगानी है। ड्रेसिंग कैसी करोगे इसके ऊपर, तो ध्यान रखिएगा, ड्रेसिंग है क्लियर। क्लियर बोले तो ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग है जिसका नाम होता है टेगाड्रम। क्या नाम होता है, टेगाड्रम के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? जो क्या करेगा, इट हेल्प इन द अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शन। ये क्या कराएगा सर, ये हेल्प करेगा अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शन, और ये इन्फेक्शन को अर्ली आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा। और ये इन्फेक्शन को अर्ली आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कौन सा, तो ध्यान रखिएगा ये वाली चीज। यहां तक किसी को परेशानी नहीं। अब जब भी आप मरीज को टीपीएन देते हो या न्यूट्रिशन दे रहे हो, कुछ भी मैं पीएन लिख देता हूं, तो हमेशा स्लो दो। क्योंकि अब इसमें देखो मैं कुछ चीजें वर्बली बोल रहा हूं, आंकड़ा अटकना नहीं चाहिए। पहला वर्बली तो यही बोल रहा हूं, जब इतना बढ़िया चीज सिखा रहा हूं तो कोशिश करें कि क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर दे जल्दी से अपनी ईमानदारी के साथ। प्यारे दोस्तों, अगर आपने इसको फास्ट दे दिया,
कार्डियक ओवरलोड हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने इसको ठंडा दे दिया, अगर आपने कैसा देना है तो बॉडी टेम्परेचर पे देना है। कहां देना है? बॉडी टेम्परेचर। अगर आपने ठंडा दे दिया तो कार्डियक डिसरिथमिया करवा देगा, करवाएगा या नहीं करवाएगा? तो पहली बात स्लो देना है, स्लो टू प्रिवेंट द चांसेज ऑफ टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन या पेरेंटल न्यूट्रिशन को स्लो इसलिए देना है कार्डियक ओवरलोड को बचाओ, बॉडी टेम्परेचर पे इसलिए देना है कार्डियक डिसरिथमिया को बचाओ। यहां दो चीजों में कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, ये जो दाल आपके सामने लिखी है डेक्सट्रोज, एमाइनो एसिड और लिपिड, अब जब इसमें एमाइनो एसिड है और इसमें लिपिड है, तो अगर किसी भी व्यक्ति की किडनी खराब हुई तो लंका लगा देगी। तो देने से पहले मरीज में क्या चेक करो? केएफटी करो। इसमें लिपिड है तो देने से पहले फैट का इमल्सिफिकेशन करना है तो क्या करो? एलएफटी करो। करोगे या नहीं करोगे? डेफिनेटली। तो ध्यान रखिएगा, इधर एमाइनो एसिड और इधर इन लिपिड, तो केएफटी और एलएफटी करेंगे या नहीं करेंगे? तो डेफिनेटली किया जाता है। अरे इस मरीज में आपको केएफटी और एलएफटी करना है या नहीं करना है? करना है, देने से पहले। इसके साथ रेगुलर भी करोगे, इसके साथ आपको रेगुलर देते टाइम भी करेंगे, पहले भी करेंगे और रेगुलरली भी साथ साथ में ये जांच करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन इस मरीज को प्यारे दोस्तों जो दे रहे हैं उसके अंदर अपन क्या दे रहे हैं? डेक्सट्रोज। तो ड्यूरिंग कॉम्प्लिकेशन होता है हाइपरग्लाइसीमिया, क्योंकि ग्लूकोज दोगे तो ग्लूकोज बढ़ा देगा। तो ध्यान रखिएगा, हर आपको 4 से 6 घंटे में, बेस्ट जवाब 3 से 4 ही होता है, क्या चेक करना है मरीज को? सीरम ग्लूकोज लेवल। क्या चेक करना है? सीरम ग्लूकोज लेवल। अगर पूछे क्यों तो बोलना बिकॉज टीपीएन कंटेंट डेक्सट्रोज, सो मोर चांसेज ऑफ इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज। यानी अगर मैं ड्यूरिंग में कॉम्प्लिकेशन पूछूं तो आपका जवाब आना चाहिए हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया नाम का कॉम्प्लिकेशन मिलेगा। कब मिलेगा? ड्यूरिंग। अब आपको बंद करते टाइम अचानक से बंद नहीं करना, इसको टेपर करो, बिफोर स्टॉप टेपर। अरे बिफोर स्टॉप इसको क्या करो? टेपर करो। बिफोर स्टॉप इसको क्या करो? टेपर। टेपर का मतलब होता है स्लो। टेपर का मतलब क्या देखने को मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, स्लो किया जाता है। क्या किया जाता है? स्लो करो, फिर मरीज को किसमें लो? डेक्सट्रोज 10% पे लो और फिर स्टॉप करो। अगर ये तरकीब आप काम में लोगे, कितने घंटे पहले? 1 से 2 घंटे पहले। माना कि आपको किसी भी मरीज में 12 बजे टीपीएन का बेग बंद करना है, तो कोशिश करना कि 10 बजे से पहले स्लो कर देना, 11 बजे के आसपास डेक्सट्रोज घंटा भर चलाना, फिर बंद करना। तो ये क्या करेगा? इट प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया। तो अगर आपसे पूछे आफ्टर कॉम्प्लिकेशन, ये ड्यूरिंग कॉम्प्लिकेशन है, वो कॉम्प्लिकेशन कब देखने को मिलता है? ड्यूरिंग। अगर मैं आपसे पूछूं आफ्टर कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलता है, तो आपका जवाब आएगा हाइपोग्लाइसीमिया। तो आपका कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलता है? हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो कोशिश करना कि बाद के हाइपोग्लाइसीमिया को बचाने का तरीका बता दिया। डेक्सट्रोज 10% क्यों लगाया? ड्यूरिंग कॉम्प्लिकेशन क्यों हुआ? ब्लड ग्लूकोज चेक करोगे नहीं करोगे? ये करोगे नहीं करोगे? अगला सुनो, ये जो आपका टीपीएन होता है प्यारे दोस्तों, ये बनता है पीनट से। ये किससे बनता है? पीनट से बनता है। और पीनट से बनता है तो इसकी एलर्जी पहले चेक कर लेना। देने से पहले मरीज में एलर्जी कंडीशन को असेस कर लेना। एलर्जी कंडीशन को क्या कर लेना? असेस कर लेना कि कहीं मरीज को पीनट मूंगफली से एलर्जी तो नहीं है। अगर मूंगफली से एलर्जी है तो आप उसको कदाचित टीपीएन मत देना, उसको आप किसी भी हालत में क्या मत देना? टीपीएन मत देना। ये भी क्लियर हुआ? ठीक है, अगला पॉइंट आपके सामने प्यारे दोस्तों मैं अगर बात करूं, 24 घंटे से ज्यादा बेग को नहीं काम में लेना है। 24 घंटे के बाद बेग को डिस्कार्ड करो, चढ़ गया तो भी, नहीं चढ़ा तो भी। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, ये बेग कहां रखा जाता है? फ्रीज में रखा जाता है। तो फ्रीज से 60 मिनट पहले रिमूव कर लो, 60 मिनट पहले इसको रिमूव करना होता है। फिर बॉडी टेम्परेचर में मेंटेन होकर के मरीज को चढ़ाया जाता है। ठीक है, हिपेरिन का फ्लस काम में लेना है। क्या काम में लेना है? हिपेरिन फ्लस काम में लेना है। और हिपेरिन फ्लस काम में लेकर के क्या करोगे? ब्लॉकेज को बचाओगे। क्या किस चीज को बचाओगे? ब्लॉकेज को। और इसके साथ में ब्लीडिंग भी मॉनिटर कर लेनी है। इसके साथ किसको कर रहा है? ब्लीडिंग को मॉनिटर कर लेना है। करोगे या नहीं करेंगे? करेंगे। देखो टीपीएन वाले मरीज में जांचें बहुत सारी कर दी अपन ने। टीपीएन वाले मरीज में अपन ने जांचें बहुत सारी कर दी है, एलएफटी कर दी है, केएफटी कर दी है, एलर्जिक रिएक्शन कर दी है। हिपेरिन दे रहे हो तो एपीटीटी भी कर लेना। हिपेरिन दे रहे हो तो कौन सी जांच कर लेना है? एपीटीटी कर लेना। करोगे या नहीं करेंगे? कर लेंगे साहब। अगले सवाल पे आ जाओ। अब ये जो मरीज को टीपीएन दिया जाता है
तो टीपीएन देने के कारण मरीज का वजन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो क्लोजली स्ट्रिक्टली मॉनिटर द वेट, सेम टाइम ऑफ द डे विद द सेम क्लॉथ्स। इतना स्ट्रिक्टली लेना है क्योंकि धीरे धीरे बढ़ेगा। जितना दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बढ़े तो गंभीर अवस्था नहीं है, लेकिन दे कम रहे हैं, वजन भयंकर बढ़ रहा है तो इट इज ए कॉम्प्लिकेशन। तो अगर आपका 1 to 2 LBS वेट गेन होता है, अगर ये वाला वेट गेन आपको देखने को मिले तो ये तो है नॉर्मल, और अगर आपका वेट गेन मोर देन 3 LBS होता है तो ये कंडीशन एबनॉर्मल होती है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करनी पड़ेगी। और वेट चेक कब करना है? तो ध्यान रखिएगा, डेली चेक करना है और सेम क्लॉथ्स में करना है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे नहीं कि वुडलैंड के जूते पहन के वजन चेक कर रहे हो, समझ में आ गया? ऐसा नहीं कि वुडलैंड के जूते पहन के अगर आज लोवर टी शर्ट में चेक किया तो कल भी लोवर टी शर्ट में ही चेक करना है, और रोज करना है। मरीज घर पे चला जाएगा तो भी ऐसे ही करना है, समझ में आ गया? 1 से 2 LBS वेट गेन होता है, ये नॉर्मल फाइंडिंग है। लेकिन अगर आपका वेट गेन प्यारे दोस्तों 3 LBS से ज्यादा, LBS बोले तो लिब्रा पाउंड सिस्टम, तो ये मोटे मोटे रूट सिंड्रोम का मतलब क्या देखने को मिलता है? री फीडिंग सिंड्रोम। जब भी अपन मरीज को पेरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं तो सारे न्यूट्रिशन दे रहे हैं, सारे विटामिन मिनरल्स वगैरह सब जा रहे हैं। हाँ, अब जैसे ही हमने उसको स्टॉप किया, अचानक से मरीज के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का चेंजेज आता है। इलेक्ट्रोलाइट में क्या आएगा? चेंजेस। जैसे ही मैंने टीपीएन बंद किया, मान ले 10 दिन चलाया, अब मैंने टीपीएन बंद किया तो मेरे अंदर पोटेशियम, सोडियम, फॉस्फेट, क्लोराइड, क्लोरीन सब घट गया। ये मुझे बता रहा है रीफीडिंग सिंड्रोम।